एक ऐसी चीज के बारे में बताने आया हूँ, एक ऐसी सभ्यता के बारे में जिसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। और मैं सभी दोस्तों का और सभी मेरे मित्रगण जो भी मेरे श्रोतागण हैं और सभी मेरे भाई जो तैयारी कर रहे हैं, कर सकता हूँ कि आप एजुकेशन पॉइंट ज्वाइन करें और आप उन हर चीज़ों से रूबरू हैं जो आप हम दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन पॉइंट में अगर आप नए हैं तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें कि हाँ आपके पास हर एक वीडियो पहुंच जाए। ओके दोस्तों, और आज एजुकेशन पॉइंट से आप वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप जाने वैदिक सभ्यता के बारे में। जो मार्क्स आप खींचना चाहते हैं सिलेक्शन के लिए, उसमें आपको ये लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए भाई, क्या मेरी आवाज़ सभी दोस्तों के पास जा रही है? एकदम क्लियर जा रही है? क्लियर जा रही है आवाज़? एकदम क्लियर जा रही है आवाज़? एकदम सभी दोस्तों के पास क्लियर जा रही होगी एकदम। देखिएगा, सभी दोस्तों के पास जा रही है एकदम क्लियर आवाज मेरी? क्या बात है, क्या बात है। सभी दोस्त जुड़ने के लिए। गर्मी का मौसम है और आप तैयारी करने बैठे हुए हैं, तो सबसे मेन चीज एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, रहता है ना तो नींद जल्दी आ जाती है, और अगर पंखा चलता है और एसी चलता है तो भी नींद जल्दी आ जाती है। अगर आप मेहनत करने पे जुटे हुए हो तो जब तक खाओ नहीं, जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो, भरपेट तो खाओ ही मत जिससे आपको नींद ना आए। कंफर्म दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत खूब, जहां से भी आप जुड़े हुए हैं एक बार मुझे अपने जगह का नाम बता दे, जो भी भाई मेरे से जुड़े हुए हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। कंफर्म दोस्तों? चलिए बहुत खूब, जहां से भी आए एक बार कमेंट करके बता दे कहां से आप जुड़े हुए हैं। बहुत खूब लगता है मेरे को कि सभी मेरे भाई जुड़े हुए हैं। तो हम आज किसके बारे में जानने जा रहे हैं? वैदिक सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? वैदिक सभ्यता के बारे में, जो चलता हुआ आ रहा है। तो वैदिक सभ्यता याद रखिएगा सभी दोस्त, है ना। वैदिक सभ्यता एक ऐसी सभ्यता जिसमें वेदों की रचना भी हुई थी, सभी दोस्त याद रखेंगे, है ना। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया हुआ है? 2 भागों में, याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया हुआ है। पहला है वैदिक काल, कब से कब था? 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। ओके, और उत्तर वैदिक काल, ये सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व में बांटा। कंफर्म दोस्तों? याद रखिएगा वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया हुआ है? 2 भागों में। ओके, अब एक देखिएगा, एक मैक्स म्यूलर ने बताया था। मैक्स म्यूलर कौन थे? वो तो आपको पता चलेगा ही। मैक्स म्यूलर ने क्या बताया था कि भारत में मध्य एशिया यानी ईरान से, कहां से? मध्य एशिया यानी ईरान से आए थे और भारत में सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे हुए थे। अब देखिएगा, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। अब 1 नंबर का सवाल ये आ जाता है कि वैदिक सभ्यता का निर्माण सबसे पहले किसने किया? आर्यों ने किया था। ओके, कंफर्म दोस्तों। और आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी थी? तो वैदिक सभ्यता थी। अब मैं सभी दोस्तों से कमेंट में ये पूछना चाहता हूं कि वैदिक काल में वेद कितने लिखे गए थे? सभी को पता है ना, कितने लिखे गए थे? ये क्वेश्चन मार्क रहेगा मेरा कि वेद कितने लिखे थे। कंफर्म? तो चलिए, आर्यों द्वारा क्या निर्मित किया गया था? वैदिक सभ्यता था। हाँ, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? 1 नंबर का है, श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ का अर्थ क्या होता है? आर्य होता है। याद रखिएगा। और ये कहां से आए हुए थे? ईरान, एशिया, अफगानिस्तान, इन सबसे आए हुए थे। कंफर्म दोस्तों? चलिए आगे मैं देखता हूं कि आगे और क्या क्या चीजें आपके लिए मौजूद है यहाँ पे, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस चीज को याद रखिएगा, हमेशा बिल्कुल क्लियर आ रहा है। अब देखिएगा, आर्यों की भाषा कौन सी थी? 1 नंबर का सवाल, संस्कृत थी। आर्यों की भाषा कौन थी? संस्कृत थी। और यह ग्रामीण सभ्यता थी। 1 नंबर का यह भी सवाल बनता है कि आर्यों की सभ्यता थी कौन सी थी? तो ग्रामीण सभ्यता। गर्मी इतनी है, गर्मी में ही अगर कोई कहता है ना कि बच्चे टीचर्स इतने वो हैं, तो भाई मैं इतना कहना चाहता हूं, बागपत से हैं देव तोमर भाई, यूपी बागपत से हैं। बहुत खूब मेरे भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। आप जुड़े रहें, आपको वो हर चीज़ पता चलेगा जो आपके हो सकता है कि पेपर में आने की 100% चांस है। याद रहे मेरे भाई, सभी दोस्त याद रखेंगे, है ना। सभी दोस्त याद रखेंगे। बहुत खूब, बागपत से हैं भाई मेरे, है ना, देव तोमर भाई। चलिए बहुत खूब, आपके लिए जानकारी बहुत आएगी। आगे चलिएगा, प्रशासनिक प्रशासन की इकाई क्या 5 भागों में बटा हुआ था। किसके? तो वैदिक युग में कितने? 5 भागों में बटा हुआ था। याद रखिएगा। हाँ, कुल 2 ग्राम, 3 विष और 4 जन और 5 राष्ट्र थे। याद रखिएगा इसको, इस चीज को सभी दोस्त याद रखिएगा। कुल कितने थे? 2 थे। ग्राम कितने थे? 3 थे। विष कितने थे? 4 थे। जन कितने थे? 5 राष्ट्र। याद रखिएगा सभी दोस्त।
बिल्कुल याद रहेगा, और ये पूछा जाता है इस सवाल में आपके। ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी। याद रखिएगा, ये शब्द आपको लग सकता है कि क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन नहीं, स्त्रीलिंग नहीं है। एक ग्रामीणी जो था वो मुखिया के लिए प्रयोग किया जाता था। कब? तो वैदिक सभ्यता में। याद रखिएगा सभी दोस्त, कंफर्म है? चलिए, विश्व का प्रधान यानी विस्पति होता था। ये ऐसे ही क्या निकला हुआ है? शिवपति निकला हुआ है। याद रखिएगा, है ना, शिव जी की जो हम पूजा करते हैं सभी दोस्त, जो मेरे बहुत बड़े भक्त होते हैं, ऐसे ही शब्दों से मिलकर के बना है, जिसे हम शिव जी आज कहते हैं। विश्व का प्रधान को क्या कहते थे? विस्पति कहते थे। यानी इसमें आपको सादा सादा पता चला कि विश्वपति कहलाता था, हाँ। तथा जन के शासक को राजन कहते थे। यानी कि इसी से क्या निकला हुआ है? इसी से राजा शब्द निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है? इसी से राजा शब्द निकला हुआ है। जनता के शासक को क्या कहा जाता है उस समय में? तो राजन कहते थे। याद रखिएगा, और इसी से क्या निकला हुआ है? सबसे राजा शब्द निकला हुआ है। कंफर्म दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज को। सभा, आज भी है सभा मौजूद, यानी कि वैदिक सभ्यता की देन है कि आज भी वो चीज मौजूद है। आज भी याद रखिएगा कि वैदिक सभ्यता की देन है कि बहुत सी चीजें आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, उन शब्दों को, उन जगहों को, बहुत चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं। आज अंग्रेजों का भी देन, बहुत ऐसी चीज है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। आज बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई है, स्कूल के बच्चों की छुट्टियां पड़ी, ये सब किसकी देन है? ये अंग्रेजों की देन है। याद रखिए, ब्रिटिशों की देन, ब्रिटिशों की देन है। वो क्या होता था ना कि जो बच्चे ब्रिटिश से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे, उनको ना छुट्टियां मिलती थी, जो अपने ब्रिटेन जाकर के रहा करते थे। ये याद रखिएगा। सभा एवं समिति, आज भी समिति का प्रयोग था। राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। बिल्कुल बात सही है। ये समिति और सभा क्या करती थी? राजा को सलाह देती थी। आगे, स्त्रियां, है ना, स्त्रियां दोनों भाग ले सकती थी, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों इसमें भाग ले सकते थे। किसमें? समिति और सभा में। याद रखिएगा सभी दोस्त, कंफर्म है? चलिए आगे देखते कि आगे क्या आपके लिए मौजूद है। कंफर्म दोस्तों, ये चीज याद रखिएगा आप लोग कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप चीजों के लिए मौजूद है। मेरे दोस्तों, कुछ कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ों से सीख लेना, वही चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। और इसमें जो भी चीज़ आप सीखोगे वो बिल्कुल बिल्कुल मजबूत रहेगा आपके लिए। याद रखिएगा, है ना, और बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा सभी दोस्तों को मेरे, है ना। याद रखिएगा दोस्त। चलिए, अब इसमें कह रहा है कि हड़प्पा की जानकारी, तो इसमें हड़प्पा की संदर्भ सिंधु। अब हड़प्पा की जानकारी के लिए, सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। याद रखिएगा इस चीज़ को। कौन सी देवी की? मातृ देवी की। याद रखिएगा सभी दोस्त, मातृ देवी की। और मातृ देवी क्या होता है? माता होती है, वो देवी होती है ना। याद रखिएगा, किसकी? मातृ देवी की पूजा करते थे। और पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा सबसे ज्यादा करते थे। याद रखिएगा सभी दोस्त, किसकी? कुबड़ वाले। याद रखिए, कुबड़ वाले पशु कहाँ, कब, कौन सी सभ्यता में मिलती थी? तो सिंधु सभ्यता में। ये लोग सूती तथा ऊनी वस्त्रों का ही प्रयोग करते थे। तथा मनोरंजन के लोग क्या? मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलने का प्रयोग करते थे। इनको तलवार का ज्ञान नहीं था, और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। कंफर्म दोस्तों। चलिए, बहुत से भाई मेरे से पूछ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में 21 करोड़ सरकारी नौकरियां दी गई थी, और यह 21 वर्ष का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 28 करोड़ करने का है। उत्तर प्रदेश ने तोड़ा रिकॉर्ड। न्यूज चैनल। अरे भाई, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सारी नौकरियां हैं मेरे भाई। आप लोग बस क्या करें ना, पढ़ाई करना स्टार्ट करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। याद रखिए, सरकार नौकरियां दे रही है, और आपको इन सब चीज़ों में क्या करना है? उत्तीर्ण होना है। क्या करना है आपको? उत्तीर्ण होना है। इस चीज को याद रखिएगा, है ना सभी दोस्त। हाँ 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 हाँ, चलिए, बहुत खूब। थोड़ी सी इसमें गड़बड़ी है। इसमें ये कहाँ से आ गया है? ओहो, ये कहाँ से आ गया है? हड़प्पा सभ्यता भाई, वही तो, इसमें हड़प्पा सभ्यता कहाँ से आ गया था? नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ है ये सर, ये वाला जो है ये गलत आ गया हुआ है, ये देखिएगा। हाँ, ये डिलीट है, ये इसमें नहीं है, दूसरा है। चलिए कोई नहीं, हम यहाँ से अब सबसे मेन चीज़ है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग। हाँ, आ रही हो, यहाँ पे ये चीज़ डिलीटेड है, ये नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे स्त्रियों का है ना, ये चीज़ है कुलग्राम। और सभापति, सभापति के बाद हमारा ये वाला ऑप्शन है, देखिएगा, युद्ध के लिए विशिष्ट शब्द। अब ये देखिएगा, हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे थोड़े हो जाते हैं हाँ गड़बड़। सभी दोस्त से मैं कहूँगा कि एक, अब देखिए, बिल्कुल इजी तरीके से इसको समझना है। तो सबसे पहले युद्ध के लिए गविशिष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता था। युद्ध के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? गविष्ट। हाँ, याद रखिए, गविष्टि का प्रयोग किया जाता था, और जिसका अर्थ क्या होता है? गायों की खोज। याद रखिएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है मुझे ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि
कुछ शब्द ऐसे ऐसे दिए हुए हैं। बिल्कुल सही है। सभा समिति, अब यहाँ से स्टार्ट है युद्ध के लिए गविश शब्द, हाँ बिल्कुल सही। ये जो किताब में आपके ये बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए, ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो बहुत सारी कमेंट से भर रहे हैं, बहुत खूब। और मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़ें और तैयारियां अच्छी करें, क्योंकि मैं जब पसीने में भीग रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, वो उन बच्चों का क्या हाल होता होगा जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं। कन्फर्म दोस्तों। आगे गायों की खोज होता है और वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गोचर भूमि के अधिकारी को क्या कहते थे उस समय में, तो याद रखिएगा वाजपति कहते हैं। कन्फर्म दोस्तों, वाजपति कहते हैं, है ना। अगला कह रहा है कि उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था ये लोग, भूमि के अधिकारी, बिल्कुल बात सही है। और ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया था। ऋग्वेद यानी कि वैदिक समाज में ना वर्ण 4 थे और उसी वक्त से ये धारण कर दिया गया था। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें कौन पंडित लोग आते थे, इसमें कौन राजा लोग आते थे, है ना। इसमें कौन व्यापारी लोग आते थे और शूद्र में सबसे नीची जाति के लोग आते थे। आज भी ये परंपरा मौजूद है कुछ गांवों में कि शूद्रों को ना तालाब में पानी लेने दिया जाता है, ना ही मंदिर में प्रवेश करने दिया जाता है। कंफर्म दोस्तों। चलिए अब थोड़ा सा ये है आपके लिए, इसको देखिएगा, बिल्कुल इजी तरीके से आपको शब्दों समझ में आएगा। और कुछ भाई मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैं ये चीज़ वो चीज़, भाई मेहनत लगता है, मेहनत के बिना कोई चीज़ आसान नहीं है। मेहनत के बिना कोई चीज़ आसान नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। आज कितने ऐसे प्रत्याशी हैं जो वोट लड़ रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। जो कभी अपना पाँव जमीन पर नहीं रखते थे, आज उनको पैदल घूमना पड़ रहा है। पावर देखी जनता की, जनता की पावर देखी आपने, वोट का पावर, वोट देने सब जाएं, याद रखें सभी दोस्तों। तो चलिए, आर्यों का समाज कौन सा था, पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है, पिता के जैसे, पिता सर्जित था। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, परिवार होती थी, याद रखिएगा सभी दोस्त। या कुल थी जिसका मुखिया कौन होता था, पिता होता था और उसे कुलपत बोला जाता था। याद रखिएगा, कुलपत किसे कहते हैं, पिता के यानी मुखिया को कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग ले सकती थी। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि स्त्रियों को इतना दर्जा था कि वो यज्ञ कार्यों में अपने पति के साथ भाग ले सकती थी। कन्फर्म दोस्तों। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा, हाँ, का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह उस वक्त था नहीं, पर्दा भी नहीं था, बिल्कुल बात सही है। विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। वाह, ये सबसे अच्छा था कि विधवा जो थे, आज भी ऐसा होता है, कई कई गाँव, कई कई जगहों पर ऐसा होता है कि अगर शादी हो गया और ईश्वर ना करे कि किसी के साथ ऐसी घटना घटे, मैं तो ऊपर वाले से ही दुआ करूंगा, अगर भाग्यवश किसी का पति अगर मृत्यु लोक चला जाता है तो क्या किया जाता है, छोटे भाई से उनकी शादी कर दी जाती है। बिल्कुल बात सही। और ये भी था जीवन, अब देखिए, विधवा को अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अमाजू किसे कहते हैं। अमाजू किसे कहते हैं, तो अविवाहित रहने वाली महिलाओं को, जो जीवन भर अविवाहित रहती थी, उन महिलाओं को क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता है। अविवाहित का मतलब होता है जो विवाह न करे, याद रखिएगा दोस्तों। जो जीवन भर अपने जो किसी मर्द से संबंध न बनाया, या तो फिर संबंध की तो बात अलग है, लेकिन विवाह न करे किसी मर्द से, उसे क्या कहते थे, अमाजू कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पदार्थ क्या था, तो सोमरस था। सोमरस याद रखिएगा, वनस्पति से बनाया जाता था सोमरस, है ना। आर्यों की जो सबसे पेयजल था प्रिय, वो सोमरस था और ये वनस्पति बनाया जाता था। उपनिषदों की संख्या कितनी सी, 108 मानी जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको इंपोर्टेंट आप कर सकते हो कि उपनिषदों की संख्या कितनी थी, तो 108 थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन और कृषि था। याद रखिएगा, भारत ही एक ऐसा देश है जो कृषि प्रधान कहा जाता है। याद रखिएगा सभी दोस्तों, पशुपालन और कृषि था। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, कि उस समय में ना, आज देखते हो ना, तंबाकू जो रगड़ बीड़ा पान ऐसे खा लेते हैं जो हमारे गांव के चाचा लोग, है ना। कुछ कुछ तो ऐसे लोग होते हैं कि तंबाकू खा ही जाते हैं। मैंने देखा है कुछ दक्षिण के लोगों को, है ना, पान खाने के साथ साथ वो लोग तंबाकू निकालते हैं और खाते हैं उसके साथ, पता नहीं उनको मजा आता है, ये कह नहीं सकते हो। कंफर्म दोस्तों। तो अमाजू किसे कहा जाता था और बाली वाई, इन सब के बारे में आपको पता चल गया है। सभी दोस्त मेरे जुड़े हुए हैं, क्या बात है, कहाँ से जुड़े हुए हैं, एक बार ना सभी दोस्त मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब दक्षिण के लोगों को आप देखिएगा तो थोड़ा डर सा लगेगा, लेकिन मैं कहता हूँ भाई, बहुत प्यारे लोग होते हैं दक्षिण के लोग, है ना। और उनसे जितना प्यार कीजिएगा उतना प्यार करेंगे, लेकिन गलत नहीं, उनके सामने गलत नहीं, हाँ, काट देते हैं। याद रखिएगा इन चीज़ों को भाई मेरे, है ना। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था, तो घोड़ा था। याद रखिएगा, जिसे अश्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अश्व भी कहते हैं। और प्रिय देवता कौन थे, इंद्र थे। यानी उस वक्त में और कोई भगवान नहीं थे, ज़्यादातर इंद्र को ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। कपड़े के सामूल्य तथा
पेशस कढ़े हुए कपड़े को कहते हैं। याद रखिएगा इन चीजों को। आर्य द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो लोहा थी। याद रखिए लोहा, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। सबसे मेन चीज यह है कि आर्यों के समय में लोहा को किस नाम से जाना जाता था? तो श्याम अयस्क कहा जाता था, है ना। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। ये चीजें सबसे महत्वपूर्ण है जो आपके लिए आया हुआ है ना। श्याम अयस्क किसे? तो लोहा को। लोहित अयस्क किसे? तांबे को कहा जाता था। कंफर्म दोस्तों। गाय की हत्या करने वालों के लिए मृत्युदंड तथा देश से निकालने का प्रावधान था। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि गाय को काटने वालों के साथ ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ही जरूरी है। और हमारे देश में आजकल वोटिंग के दौरान ऐसी चीजें है, कुछ सरकार तो ऐसी है कि उनके नाम से भी वोट मांगती है और उन्हीं को बेचती है। आप समझ सकते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और उन्हीं के नाम से चंदा भी लेती है, उन्हीं के लिए ले जाने आने के लिए। यानी कि पोर्ट आपने देखा होगा, बहुत ऐसे हैं जहाँ से उनको बीफ तैयार करके भेजा जाता है। वहाँ बिल्कुल आसानी होना चाहिए। सरकार सब कुछ कर रही है और उसी के नाम पर वोट मांग रही है, तो ये चीज़ आपको कन्फर्म करना होगा। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया हुआ। 1 नंबर का सवाल कि ऋग्वेदिक उल्लेखित सरस्वती नदी को क्या माना गया हुआ है? सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र माना गया हुआ था। कौन सी नदी को? सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार तथा यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ, क्योंकि उस समय में सिंधु नदी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती थी। ये आखिरी पेज था हमारा। अब चलिए मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो भी दोस्त हमारे से नए नए जुड़ते हैं, कमेंट में बता देते हैं कि हम यहाँ से हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयासरत हैं कि हाँ, जितने भी मेरे युवा हैं देश के, समझदार बने। क्या बने आप? समझदार बने। भक्ति इतना भी किसी की नहीं किया जाना चाहिए कि खुद हम बेवकूफ़ साबित हो जाएं, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो गैर कोई सा भी हो। मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप के लिए भक्ति नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है आप पहले माँ बाप के लिए भक्ति करें, उसके बाद कुछ और। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आप शिक्षित बनने के साथ साथ समाज को भी परखें कि समाज क्या चाहती है, समाज में रहने लायक हम हैं या नहीं। इस बात को हमेशा याद रखें। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने देश के अंदर कैसे रह रहे हैं, इन चीज़ों पे गौर करें। हमें किसी भी कास्टिज्म पे नहीं जाना है। हमें क्या करना है? हमें उन चीज़ों से दूर रहना है, शिक्षित होना है, अपने आप को और समाज को शिक्षित करना है। ओके दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में इतना ही। मैम डी नवाब सर आपको। तब तक जय हिंद।